हेलो स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग आंसर राइटिंग कॉपी एनालाइज करेंगे। पहले भी हम लोग कई कॉपीज एनालाइज कर चुके हैं और ये कॉपी जिनका है इनके बारे में आप लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता है ये कॉपी किनका है। ये कॉपी हमारे पुराने स्टूडेंट नीरज कुमार का है। नीरज कुमार, और जो पहले से क्लास ले रहे हैं वे नीरज कुमार के बारे में जानते हैं कि उनका बीपीएससी 67th में वो ऑफिसर बन चुके हैं। बीपीएससी 67th में के फाइनल रिजल्ट में ये असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बन चुके हैं। उन्हीं का ये कॉपी है। आज हम लोग उन्हीं के कॉपी को विश्लेषण करते हुए समझेंगे कि आंसर राइटिंग के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए और आंसर राइटिंग कैसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए इनके आंसर को चेक करेंगे। क्वेश्चन है, भारत ढांचा से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। भारत ढांचा से यानी स्ट्रक्चर से फेडरल है एंड आत्मा से और कह सकते हैं स्पिरिचुअल, यानी ये क्या है, ये यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है। इस कथन का विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए भारतीय संघवाद में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो भारत का जो संघीय संघवाद में जो प्रवृत्तियां जो चेंज हुई, जो उभरा है, जो इनमें किस प्रकार के इसके प्रकृति में परिवर्तन देखने को मिले हैं स्वतंत्रता के बाद से अब तक, उसका विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आंसर राइटिंग का नियम है, पहले भी बता चुके हैं, सबसे पहला जरूरी क्या है, प्रश्न को समझना। प्रश्न को क्या समझना है कि प्रश्न कितने भागों में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रश्न कितने भागों में है। ये प्रश्न दो भागों में है। पहला, भारत ढांचा से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है, इसका व्याख्या करना, ये एक भाग हो गया। दूसरा फिर क्या भाग है कि भारतीय संघवाद में जो उभरती हुई प्रवृत्तियां, यानी कि 1950 में जब से भारत देश का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर के अब तक भारत के संघवाद में क्या प्रवृत्तियां आई है, मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है, क्या हुआ है, हम लोगों को उस पर चर्चा करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में को समझते, देखते हैं नीरज जी क्या किए हैं। संघात्मक और एकात्मक के बारे में संक्षेप में हम लोग समझ लेते हैं। एकात्मक से तात्पर्य है, जिसको यूनिटरी सिस्टम भी कहते हैं, इससे तात्पर्य, एकात्मक से तात्पर्य है कि जब किसी देश में सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यानी एक ही सरकार होगी, केंद्र सरकार, सारा पावर उसी के हाथ में है। ठीक है। तो उसको कहते हैं एकात्मक व्यवस्था है। और संघात्मक होता है, संघीय प्रवृत्ति हुआ जब केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकार हो, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, दोहरी डबल पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे भारत में है, अमेरिका में है। इसमें क्या होता है, केंद्र की अपनी सरकार होती है, राज्य की अपनी सरकार होगी, केंद्र की अपनी सरकार होगी, राज्य की अपनी सरकार होगी, केंद्र की भी सरकार होगी, राज्य की भी सरकार होगी, और दोनों ही सरकारों को पावर होता है। जैसे 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची है, बिल्कुल यही चीज है। केंद्र की अपनी सरकार होगी, राज्य की अपनी सरकार होगी, दोनों ही सरकार को अपनी अपनी शक्ति होती है, उनकी सीमाएं होती है, एक दूसरे की सीमाओं पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अब क्या है कि संघात्मक का भी एक नेचर होता है। क्या नेचर है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए, एक संघात्मक का एक नेचर हुआ इस तरह से, जहां सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, केंद्र राज्य आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बराबर की शक्ति है। ये हुआ अमेरिका में। तो ये सब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, सबको यहाँ बराबर की शक्ति, केंद्र को भी राज्य को भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त, यूनाइटेड। यहाँ यूनाइटेड है। ये हो गया अमेरिका, इसका एग्जाम्पल हो गया अमेरिका। अब देखते हैं, ये एक केंद्र हुआ, अब ये इसको
छोटे छोटे राज्य में शासन की सुविधा के लिए बांट दिया है। यहाँ क्या हो गया, समूह है, ग्रुप, यूनियन। ये इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, इंडिया। देखिए फेडरेशन सिस्टम अमेरिका में भी है, फेडरेशन सिस्टम इंडिया में, लेकिन दोनों में अंतर है। अमेरिका में क्या होता है, केंद्र और राज्य बराबर पे चलता है, दोनों की शक्तियां बराबर होती है। वहाँ राज्यों की सीमा को परिवर्तन करने के लिए अमेरिका में राज्य का भी जो विधायिका, जो वहाँ का लेजिस्लेचर है, जो वहाँ का विधानसभा है, उसके राज्य का अनुमति लेना अनिवार्य है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ केंद्र यदि चाह रही है, राज्य से राय मांगा जाता है, लेकिन लेना न लेना, राय मानना न मानना वो केंद्र की मर्जी है, राज्य उस पर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इसको ग्रुप का, यहाँ क्या है, हुआ ये कि देखिए अमेरिका क्या था, स्वतंत्र अमेरिका बनने से पहले स्वतंत्र एक जो वर्तमान समय में जो अमेरिका का जिस राष्ट्र देश के रूप में या राष्ट्र के रूप में जो अस्तित्व है, इससे पूर्व में ये क्या था, ये छोटे छोटे समूहों में राज्य थे। यहाँ पर यूरोपीय लोगों का कब्जा था, हालांकि जो लोग बसे हुए हैं वो भी यूरोपीय ही थे। जब अमेरिका की खोज की गई तो खोज के उपरांत क्या हुआ कि वहाँ पर बस्तियाँ बसाई, यूरोपीय लोगों ने बस्तियाँ बसाई। बस्तियाँ बसा, वो लोग वहाँ काम करते थे, वो लोग वहाँ पर काम करने लगे, उस वहाँ के जो खनिज संसाधन है उसको वो लोग निकालने लगे। लेकिन होने क्या लगा, जो वहाँ रहते थे उनका वहाँ ना होकर के जो यूरोपीय लोग थे, जो यूरोप में रह रहे थे, उनका वहाँ शासन चल रहा था, रूल रेगुलेशन वो तय कर रहा था, प्रॉफिट वो ले रहा था। तो जो लोग वहाँ स्थानीय रूप से रह रहे थे उनको अखरने लगा, धीरे धीरे आबादियाँ भी बढ़ी। अब उसको अखरने लगा कि भाई मेहनत यहाँ हम कर रहे हैं, रह हम रहे हैं, सब कुछ यहाँ हम कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन उनका है, प्रॉफिट ज़्यादा वो ले रहा, अधिकार वो जमा रहा है। नतीजा क्या हुआ, वो अपना स्वराज की, वहाँ भी स्वराज की बात आ गई, आपस में संघर्ष शुरू हुआ। 1776 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, वाशिंगटन डीसी के उसके जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो ये सब उस समय तक क्या था कि ये सारे स्टेट अलग अलग थे, सब लड़ रहे थे एक साथ ही, क्योंकि सबको चाहिए था। जो वर्तमान अमेरिका है वो कई भागों में बटे हुए थे, सब में अलग अलग कबीला था, सब अलग अलग लड़ रहा था। तो ये लोग डिसाइड किए कि भाई अलग अलग रहेंगे तो हम लोग एक तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, फिर चूंकि वो दौर साम्राज्यवाद का था, फिर किसी दिन ये लोग सेना लेकर आएगा, हम लोग को कब्जा कर लेगा, कोई अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों को मिल करके एक देश बनाना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ये बड़ा कबीला है, मान के चलिए ये बड़ा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग। अब छोटा वाला भाग कहने लगा कि नहीं, इसमें तो फिर हो सकता है कि कल आप बड़ा है, आपका भूभाग बड़ा है, हमारा छोटा है, हो सकता आप ही हमको दबा दे, आप ही हम पर कब्जा करना चाहे, या फिर हमारा तो पॉपुलेशन कम है, हमारा सब कुछ कम है, तो आपके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। तो ये लोग डिसाइड किया, ऐसा करते हैं हम लोग बराबर एक सब मिल करके एक देश बनाएंगे, सब मिल करके एक देश बनाएंगे, और बड़ा हो या छोटा हो सबका शक्ति बराबर होगा। केंद्र का काम होगा सिर्फ क्या, वो सीमा सुरक्षा, डिफेंस, विदेश मामला ये सब देखे, बाकी सभी राज्य को बराबर की शक्ति होगी, और केंद्र को भी बराबर की शक्ति, केंद्र और राज्य को बराबर की शक्ति रहेगी। कहने का अर्थ ये था, छोटे राज्य को ये डर था कि आपके पास सीट ज़्यादा है तो केंद्र में आपका पावर ज़्यादा रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कई जनसंख्या बड़ा है, ठीक है, बड़ी जनसंख्या है, तो लोकसभा सीट ज़्यादा है, तो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश हमेशा क्या होता है, वो सबके चर्चा में रहता है, सबका नज़र उत्तर प्रदेश पे रहता है, मेन रणनीति उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहा भी जाता है भारत में प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है हर हाल में। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ही क्या किया गया, वो लोग डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम लोग केंद्र राज्य बराबर का शक्ति रहेगा। तो अमेरिका में ये बात थी। भारत का क्या है कि ये तो शुरू से ही एक भौगोलिक रूप इसका शुरू से एक देश के रूप में रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, इस देश के अंदर सांस्कृतिक विविधताएं बहुत है, तो कल्चरल को लेकर के समस्याएं आई, भौगोलिक चेंज हो जाती है जगह जगह पर। अब हिमाचल का भौगोलिक स्थिति कुछ और, हरियाणा का कुछ और है, उसी तरह इधर नॉर्थ ईस्ट का कुछ है, बिहार का कुछ और है, अब यूपी का भौगोलिक स्थिति कुछ और है, उत्तराखंड का कुछ और है। तो और कल्चर भी डिफरेंट होते हैं।
तो हम लोग भारत में क्या किया गया, इसके लिए कहा गया कि हम लोग छोटे छोटे राज्यों में बांट देते हैं ताकि शासन में क्या हो, सुगमता हो। तो यही अंतर है अमेरिका और भारत के फेडरेशन। तो अब यहाँ पे क्या खतरा था, यहाँ खतरा था कि कल बांटे और कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये राज्य फिर अलग होना चाहिए, ये कहेगा कि हम एक अलग देश बनाना चाहेंगे, ये कहेगा फिर हम एक अलग देश बनाना चाहेंगे। तो अखंडता में खतरा ना हो, अखंडता को बचाए रखने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे केंद्र को अमेरिका की तरह भारत राज्य के बराबर ना, राज्य को केंद्र के बराबर ना रख करके केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया। यही रीजन है। तो यही अंतर है भारत और अमेरिका के फेडरेशन सिस्टम में। फेडरेशन दोनों ही जगह है, दोनों ही जगह केंद्र राज्य है, दोनों ही का केंद्र राज्य को सरकारें है, दोनों ही जगह केंद्र राज्य की अपनी अपनी विधायिका है, दोनों ही जगह केंद्र राज्य को शक्ति है। लेकिन अमेरिका में राज्यों की शक्ति भारत के राज्यों की शक्ति की तुलना में अधिक है। इसी वजह से अमेरिका को प्योर फेडरेशन कहा जाता है कि ये प्योर फेडरेशन है। लेकिन भारत में क्या होता है, यहाँ प्योर फेडरेशन नहीं कहा जाता है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि यह आत्मा से एकात्मक है लेकिन ढांचा से संघात्मक है, किंतु आत्मा से एकात्मक। यानी दिख तो रहा है ये संघात्मक है, राज्य की सरकारें हैं, राज्य की सरकारों को शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन केंद्र की शक्ति चूंकि ज्यादा है और केंद्र जब चाहे राज्यों की शक्ति पर भी फेरबदल कर सकता है। इसलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि यह ढांचा से, यह अंबेडकर जी का यह कथन है कि भारत ढांचा से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। तो इस पर व्याख्या करना है, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्ति का विश्लेषण करता। अब हम लोग देखते हैं कि नीरज जी क्या आंसर लिखे हैं। भारत क्षेत्र, जनसंख्या, संस्कृति एवं भाषाई आधार पर विविधता वाला देश है। बिल्कुल सही। इस विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में शासन का ढांचा संघात्मक होना एक स्वाभाविक मांग था जिसे संविधान के माध्यम से पूर्ण किया गया। बिल्कुल सही लिखे है, ये भूमिका इनका सही है। संघात्मक शासन के कुछ कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, संविधान निर्माताओं ने इसे इस प्रकार निर्मित किया कि संघात्मक गुण होने के साथ साथ संविधान में एकात्मक शासन का भी समावेश रहे, जिससे देश की एकात्मक एवं अखंडता को कोई हानि ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, यहाँ पर नीरज जी गड़बड़ा रहे। देखिए पहला वाला इसका सही है, ये भूमिका स्टार्टिंग इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है इनका, जो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है ये कमजोरी शब्द को प्रयोग। संघात्मक शासन व्यवस्था में कोई कमजोरी नहीं है। कहने का मतलब कोई दवाई है सही है, लेकिन अब वो दवाई आपको सूट नहीं कर रहा, तो दवाई में प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। अब किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो वो खाना में प्रॉब्लम नहीं है, आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी बात करें तो इसका मतलब अमेरिका प्योर फेडरेशन हो तो कमजोर शासन प्रणाली अपनाए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, सारी व्यवस्था अपनी जगह से ही। अब जैसे ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो कमजोर है उसका शासन व्यवस्था है। वहाँ भी उनका भी, वहाँ के भी जो लोग हैं उनको, वो भी उतनी ही अच्छी तरीके से रहते हैं जितने आप और हम रहते हैं, इवन हम लोगों से बेटर रहते हैं। लेकिन सबका अपना अपना एडेप्ट, जिसको जैसा जो है, जिनको जैसा लगा कि ये हमारे लिए ठीक है, उसी हिसाब से वो अपने आप को उसमें सेट किए। तो हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत, ऐसे शब्द को प्रयोग करने से पहले सोचना है। यहाँ देना था संघात्मक शासन के कुछ कमजोरियों नहीं, भारत के विविधताओं, भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, विविधताओं से परिपूर्ण भारत में अखंडता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे इस प्रकार निर्मित किया कि संघात्मक गुण होने के साथ साथ संविधान में एकात्मक शासन का भी समावेश रहा, जिससे देश की एकता एवं अखंडता को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, या फिर भारत की प्रभुसत्ता को, भारत की भौगोलिक प्रभुसत्ता को ध्यान में रखते हुए, आपको शब्दों का प्रयोग करने में यही सब ध्यान, आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्दों का ही है, शब्दों का ही सारा खेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ आ गई, इनको ये कमजोरी वाला जो शब्द है इसको
नहीं, यहाँ पर ये शब्द यहाँ नहीं लिखना था। खैर सही है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक गुण। भारतीय संविधान के क्या क्या संघात्मक गुण हैं, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन। देखिए इसका ना स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये पॉइंट ही गलत हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका को संघीय से कोई संबंध नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जहां न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को वो अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है। संविधान सर्वोच्च है का भी इससे कोई मतलब नहीं है। संविधान सर्वोच्च का होना इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई हमारा संघीय गुण क्या क्या है? तो भारत का संघीय गुण का जो सबसे बड़ा है वो है दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, नंबर 1 में। देखिए भारत का जो न्यायपालिका है वो एकात्मक है। बात को समझ, भारत का न्यायपालिका एकात्मक है। एकात्मक से मतलब हुआ ऐसे कई राज्य है, अब जैसे गोवा है, गोवा और महाराष्ट्र का उच्चतम न्यायालय एक है, पीठ जरूर वहां पर है पुणे में, लेकिन दोनों का एक है। कहने का अर्थ है न्यायपालिका न्यायपालिका क्या है भारत का, वो उसको सुविधा के 3 स्तर पर बांटा गया है, त्रिस्तरीय है। ये हो गया भाई सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये सबसे नीचे हो गया लोअर कोर्ट, ठीक है। लेकिन हमारा जो न्यायिक तंत्र है वो एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय में 2 राज्यों का भी मामला चलता है। कई ऐसे उच्च न्यायालय है जो 2 राज्यों को लेकर चलता, 2 राज्यों को देखता है, कई 3 भी है, ठीक है। दूसरा, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है या कोई भी निर्णय जब देता है, आदेश देता है, वो पूरे देश में एक साथ लागू होता है। हाई कोर्ट भी अगर किसी चीज को वो गलत लगा रहा है, गलत साबित कर रहा है, या जो भी निर्णय दे रहा है, आदेश दे रहा है, वो दूसरे हाई कोर्ट में भी उसके आधार पर उसको आधार बनाया जा सकता है। अभिलेखागार न्यायालय हाई कोर्ट को भी है। तो इससे प्रमाणित होता है क्या कि भारत का जो न्यायालय है, न्यायिक तंत्र, वो एकात्मक है, त्रिस्तरीय पर बटा हुआ है। सुविधा के लिए क्या किया गया है कि हर राज्य का एक एक उच्च न्यायालय कर दिया गया, वो एक अलग बात है। उसको एक राज्य का एक उच्च न्यायालय कर दिया, कोई छोटा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको किसी राज्य के साथ इन्वॉल्व कर दे, वो एक अलग विषय है, वो सुविधा के लिए, लेकिन है एकात्मक व्यवस्था। तो यही स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है, उसको लगता है न्यायिक व्यवस्था संघात्मक है। वो 1935 का जो आया था, जो उसमें था कि संघीय न्यायपालिका, वो एक अलग विषय है, ये अलग है। यहाँ पर हर राज्य का एकात्मक व्यवस्था है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो नीचे के सारे कोर्ट में, चाहे वो भारत का कोई भी कोर्ट है, वहाँ ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी लोअर कोर्ट में उसको मान्य हो जाता है, वो अपने आप लागू होता है, उसको आधार बनाया जा सकता है। और एक हाई कोर्ट जो डिसीजन दे रहा है उसके आधार दूसरे हाई कोर्ट में भी उसको आधार बनाया जाता है। ये हो रहा है। अब इसको क्या किया गया है, न्यायालय को 3 स्तर पे बांट दिया गया है मुख्य रूप से। सबसे उच्च हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे। कहने का अर्थ है कि कल अगर हो सके तो ऐसा हो सकता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय बन जाए, ऐसा कोई नहीं है। उच्च न्यायालय का राज्य क्षेत्र अलग होता है, उसका इस राज्य क्षेत्र, चूंकि दोनों लगभग मैच कर जाता है तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्च न्यायालय का अपना राज्य क्षेत्र होता है, इस राज्य क्षेत्र से उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनका ये स्वतंत्र न्यायपालिका ये क्या है, संघात्मक गुण में जो दिए, इससे कोई संबंध नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। तो सबसे पहला क्या है संघात्मक होने का गुण, दोहरी राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था, यानी केंद्र की भी अपनी सरकार है, राज्य की भी अपनी सरकार है, ठीक। अब है कि सरकार है, अब सरकार जरूरी थोड़ी है सरकार बना देने से ही सिर्फ काम चलेगा। अब इसके बाद क्या है, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा,
यानी केंद्र को अपनी कुछ मामले हैं जहां कानून बनाने की शक्ति केंद्र को है, और संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जहां कानून बनाने की शक्ति राज्य को है। ठीक है। अब जो राज्य है, राज्य क्षेत्र का जो विषय है उस पे केंद्र कानून नहीं बना सकती है। आपातकाल के विषय समय में वो अलग बात हो जाती है। इस आपातकाल का तो वो एक अलग बात है उसका, उसी लिए तो भारत फिर वहीं पर तो आ जाती है कि एकात्मक विषय होने का रीजन वही है। तो समान स्थिति में नहीं बना सकती है। केंद्र क्या करेगी, जो विषय राज्य सूची में है उस पर कानून राज्य ही बनाएगी। अब जैसे देखिए दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है, केंद्र की अपनी सरकार है, राज्य की अपनी सरकार है, लेकिन यदि राज्य में शासन व्यवस्था फैल हो रहा है तो क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है या राज्यपाल के द्वारा। यानी कि देखिए पावर जरूर है लेकिन लास्ट में फिर पावर कहाँ चला जा रहा है, केंद्र, फिर पावर लास्ट में अंतिम पावर फिर केंद्र के पास पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केंद्र अपने मन से कर देगी। यदि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गया है, तो इसलिए इसको क्या हो गया, यह ढांचा से संघात्मक कहा गया और आत्मा से एकात्मक कहा गया। उसी तरह शक्ति का बंटवारा, अब शक्ति का बंटवारा जरूर कर दिया गया, लेकिन केंद्र अगर चाहे, केंद्र यदि चाहे तो वो क्या होता है, केंद्र यदि चाह रहा है तो वो राज्य सूची में ही संशोधन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुलिस अभी राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र कल के डेट में इसको क्या किया, एक संसद में एक बिल लाया और संशोधन करके क्या किया, पुलिस को अब केंद्र सूची का विषय बना दिया। अब राज्य वहां कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब तक पुलिस राज्य सूची में है तो पुलिस किसके अंडर में काम करेगा, राज्य के ही, राज्य सरकार के अंडर में काम करेगा। हाँ, लेकिन केंद्र चाहे तो उस सूची को बदल सकता है। तो अंतिम शक्ति किसके पास चला गया, केंद्र के पास। इसलिए क्या कहा जाता है, भारत ढांचा से संघात्मक है, आत्मा से एकात्मक है। ठीक है। उसके बाद एक और भी गुण, तो ऐसे बहुत सारे हैं, और अब एक जैसे और देख लेते हैं। आपातकाल के समय, आपातकाल के भी समय क्या होती है, केंद्र का पावर बढ़ जाता है, तो एकात्मक व्यवस्था स्वाभाविक है कि लागू हो गया। इसके अलावा राज्यों में जो राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का अपना कार्यपालिका होता है, ये राज्य का अपना कार्यपालिका होगा, लेकिन राज्य का जो अपना कार्यपालिका होगा, ये कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। फिर केंद्र का पावर बढ़ गया। उसके बाद और भी कई ऐसे हैं, शक्ति का बंटवारा हो गया, और सीमाओं में परिवर्तन। जिस राज्य का जो सीमा है, मान के चलिए ये उत्तर प्रदेश का ये सीमा हुआ, तो उत्तर, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में हो, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। अब सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार डिसाइड करेगा। प्रधानमंत्री भी यदि आना चाहेंगे तो उसके लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। यदि सरकार कह रही कि नहीं, आपके आने से कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगी या आपकी सुरक्षा के लिए सही नहीं है, मत आइए, उसको नहीं आना है। ठीक है। लेकिन ये राज्य की सीमा में परिवर्तन केंद्र जब चाहे कर सकता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन केंद्र जब चाहे कर सकता है। फिर अंतिम पावर कहाँ चला गया, केंद्र के पास। तो इसलिए भारत को बारे में कहा जाता है कि भारत में क्या है कि ढांचा से, बाहर से तो दिख रहा है कि संघीय है, ठीक है, लेकिन यदि हम इनको आत्मा से यदि कहा जाए, अगर इसका मूल ओरिजिन देखा जाए तो इसमें क्या है, एकात्मक व्यवस्था के सारे गुण हैं। तो ये इनको गुण ही, सिर्फ शक्तियों का विभाजन को छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब ये लिखित एवं कठोर संविधान, ये कोई संघात्मक व्यवस्था का गुण नहीं है। लिखित एवं कठोर संविधान तो है नहीं, हमारा संविधान भी वही है, कठोर और नम्रता और नम्रता दोनों का गुण लिए हुए है, ठीक है। कठोर संविधान लिखना ही गलत है। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे यहाँ क्या है, कठोर एवं लचीला दोनों गुण लिए हुए है।
उसके बाद आपको और एक है संघीय प्रवृत्ति का गुण, जैसे अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जहां राज्य विधायिका में भी क्या होना चाहिए, राज्य विधायिका द्वारा भी अनुमति प्राप्त, यानी वहां भी पास होना अनिवार्य है राज्य विधायिका में भी। ठीक है, ये बात सही है, कुछ गुण ऐसे हैं। लेकिन अब केंद्र क्या करे, अगर चाहे उस राज्य को वो एक बिल ला करके क्या कर सकता है कि राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना करके उसका विधानसभा ही समाप्त करा देगा, सिस्टम ही समाप्त चाह ले तो कहने का अर्थ यही है कि इसी वजह से कि दिखता जरूर है कि भारत में कि बाहर से पूरा संघ, ये हम लोग संघात्मक के संघीय व्यवस्था के हर एक चीज को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन अंतिम पावर चूंकि केंद्र यहाँ ज्यादा मजबूत है, इसलिए कहा जाता है भारत ढांचा से संघात्मक है, आत्मा से एकात्मक है। तो नीरज जी यहाँ पर संघात्मक गुण को व्याख्या करने में इनका मिस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एकात्मक गुण। एकात्मक गुण में पहला ये दिए कि इसको चार्ट बनाना था, जैसे वहां बनाए तो यहाँ भी बनाते। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, ये भी सही। एक हरी नागरिकता, ये भी सही। निवास राज्य का बनता है लेकिन नागरिकता केंद्र का होगा। ठीक है, संघ तथा राज्यों के लिए एक ही संविधान, बिल्कुल सही। एकीकृत न्याय व्यवस्था, अब देखिए दोनों बात कह रहा है, संघीय प्रवृत्ति में भी कह रहा है कि भाई न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका, वो भी गुणकारी है, और एकीकृत न्याय व्यवस्था ये भी गुणकारी, एक ही जगह इसको देना है ना। उसके बाद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ये एक हरी वाला इसका पूरा आपातकाल में एकात्मकता, मूलभूत विषयों में एक रूपता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर नियंत्रण, संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक है, तो इनका अगर देखा जाए तो एकात्मक वाला पक्ष इनका सही है, संघात्मक पक्ष को व्याख्या करने में इनका गलती हो गया। और इनका दूसरा गलती रहा कि ये तो फिर स्पष्ट किया ही नहीं कि भारत कैसे ढांचा से संघ है। तो इसके बाद यहाँ 2-4 लाइन लिखने के देखना है कि अतः इस तरह से देखा जा रहा है कि व्यवहारिक रूप से भारत में संघीय संघवाद देश का जो भी व्यवस्था है उसको अनुसरण किया जाता है, किंतु यहाँ अंतिम रूप से केंद्र को शक्ति ज्यादा प्राप्त है, या केंद्र को शक्ति ज्यादा दिया गया है, इसलिए भारत को ढांचा से संघात्मक और आत्मा से एकात्मक समझा जा सकता है। ये एक 2-4 लाइन एक्सप्लेन करना था। अब देखते हैं भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां। क्षेत्रवाद, आजादी से लेकर के अब तक समय समस्या प्रबल होती जा रही है। 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची शक्ति विभाजन में राज्य की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्ति देता है। देखिए ये भी इसका मिस्टेक रहा, ये संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां बताना है। तो संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियां क्या है, संघवाद में उभरती कि भाई अब हम लोगों का संघीय ढांचा मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रवाद एक अलग विषय हो गया, वो एक अलग समस्या है, इसका संघवाद से कोई संबंध नहीं है। क्षेत्रवाद का संघवाद से, अब कोई क्षेत्र कह रहा है कि नहीं हमको एक अलग राज्य बना, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, अब जैसे बिहार है या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई भी है, मान के चलिए बिहार है, अब ये वाला पार्ट का जो लोग है ये कह रहा है कि भाई हमको एक अलग राज्य बनाइए, मेरे लिए एक अलग राज्य बना करके दीजिए, हमारा कल्चर अलग है, जो भी एक डिमांड होता है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में दिल्ली दार्जिलिंग क्षेत्र में वहाँ एक अलग राज्य मांगा जा रहा है, उसी तरह सब में बोडो लोग, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं हम केंद्र से अलग होके चलेंगे, हमको एक अलग राज्य बनाइए, मेरी अपनी सरकार होगी, जैसे वो राज्य का केंद्र के साथ संबंध है वैसे हम भी चलेंगे। वहां एक अलग विषय है, यहाँ कह रहा है कि संघवाद में उभरती प्रवृत्ति से मतलब केंद्र राज्य में किस प्रकार से ये जो होता है उभरा है, रिश्ता को, जो उनके रिश्तों का विश्लेषण करना है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई 1967 तक क्या कहानी था, 1967 तक था कि पूरे भारत में एक ही पार्टी की सरकार थी लगभग। ठीक है, एक पार्टी की सरकार थी। तो यहाँ पर क्या चला,
यहाँ पर अब सब मिलजुल के चल रहा था, जब एक ही पार्टी का है, सब हर राज्य की सरकार को एक ही पार्टी उसको मतलब कंट्रोल कर रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है। 67 के बाद क्या हुआ, कई राज्यों में अलग अलग सरकारें बनी, जिसके बाद क्या हुआ, केंद्र राज्य का विवाद हुआ। तो ये विवाद करीब चला 90 तक देखा जाता है कि 1967 से 90 तक केंद्र राज्य के बीच प्रतिस्पर्धात्मक रहा। केंद्र का अपना अलग है, इस राज्य में इसकी सरकार है, केंद्र अब वो केंद्र को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, फिर इस बीच जो है 1990 के बाद जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई और हम लोग नई नीतियों की ओर जब निकलना शुरू किए, बढ़ना शुरू किए, तब क्या हुआ, सहयोगात्मक चला। फिर केंद्र राज्य में क्या हुआ, सहयोगात्मक वाला सिस्टम चला। अब केंद्र राज्य क्या हो रहा है, सहयोगात्मक हो रहा है। अब हम लोग सहयोग द्वारा एक दूसरे को सहयोग किया जा रहा है, कॉपरेट, यानी कि धीरे धीरे, अगर सिंपल सी बात कहे तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक क्या हुआ है, संघात्मक व्यवस्था मजबूत हुआ है। संघात्मक व्यवस्था इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि आज भी क्या हो रही है, भारत में हर राज्य में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, फिर चुनाव के बाद सरकारें बन रही है। सरकार जितने राज्य को जो अधिकार है दिया गया है, वो अधिकार भी वो राज्य की सरकार इस्तेमाल कर रहे हैं, राज्य भी केंद्र के साथ पूरा सहयोग कर रही है। तो भारत का संघीय प्रवृत्ति क्या हुआ है, वो मजबूत हुआ है, ना कि कमजोर हुआ। बाकी ये इस पर कि भारत की संघीय व्यवस्था पर, भारत में के संघवाद में जो उभरती हुई प्रवृत्ति है, इस पर गुरुमंत्रा.online में ब्लॉग्स दिया हुआ है। गुरुमंत्रा.online में इस पर एक कंप्लीट ब्लॉग्स दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ब्लॉग्स में जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग नीरज जी का देखते, तो नीरज जी क्या किए हैं, इसको ये प्रवृत्तियों को भी देने में ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आंसर इनका कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहा। हालांकि पिछले 2 कॉपी में हम लोग देख रहे थे काफ़ी अच्छा आंसर लिखे जा रहे थे, लेकिन आपको बता दूं ये कॉपी नीरज जी तब लिखे थे जबकि वो ऑफिसर नहीं बने थे, वो भी एक स्टूडेंट थे। और जैसे अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे वो भी तैयारी कर रहे थे। और इसके कॉपी से 2 बातें तो प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति आंसर राइटिंग में परफेक्ट शुरू से नहीं होता, ये मैं बार बार कहता हूँ, वो रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। और जो ऑफिसर बन चुके हैं उनके भी आंसर राइटिंग में गलतियाँ हुआ करती थी, इसीलिए जो लोग आंसर राइटिंग में गलतियों से डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों को समझना है और फिर से लिखना है, बार बार लिखना है। आप फिर से लिखे, बार बार लिखे, आपका आंसर राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस से खुद ही सही होगा। और जब तक आपके अंदर आंसर राइटिंग का हुनर नहीं आया, आप इस बात का जरा भी गलत फहमी ना रखें कि आपका मेंस तैयारी कंप्लीट हो गया। सिर्फ मोटी किताबें पढ़ लेने से किसी सिविल सर्विस का मेंस प्रिपरेशन नहीं होता है, जब तक कि आप जो पढ़े हैं उसको लिखना नहीं सीखे, प्रेजेंट करना नहीं सीखे। तो नीरज जी के कॉपी से ये 2 बात क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से आंसर राइटिंग में परफेक्ट नहीं होता है। और जो ऑफिसर बने हुए हैं वो भी अपने स्टूडेंट जब तैयारी कर रहे थे उनमें भी गलतियां होती थी, फर्क क्या, वो डीमोटिवेट नहीं हुए, वो गलत आंसर राइटिंग गलत, वो डीमोटिवेट नहीं हुए, वो अपनी गलतियों को सुधारे, गलतियों को समझे, सुधारे और रेगुलर प्रैक्टिस किए और उसमें सुधार हुआ, फिर वो ऑफिसर बने। तो ये कॉपी में यदि मुझे इसमें मार्क्स देने के लिए कहा जाए तो इस कॉपी में इनका जो मार्क्स दिया जाएगा बहुत ही कम जाएगा इनका, क्योंकि लगभग इसका आंसर गलत है, 10 में से 3 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो ऑफिसर बन रहे हैं तो उनको भी 2 से 3 नंबर मिला करते थे जब वो प्रैक्टिस थे, जब वो स्टूडेंट थे, जब वो प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए यदि किसी स्टूडेंट से आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है या कम मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि सीखना है, उस अपनी गलतियों को सुधारना है। हम लोग आज का क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। बाकी आपको जो भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में आप लोग ब्लॉग्स में जाके गुरुमंत्रा.online के ब्लॉग्स में जा करके पढ़ सकते हैं, वहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। और जो भारत में संघात्मक गुण और भारत में संविधान में संघात्मक गुण और एकात्मक गुण का नोट्स भी आपको इंडियन पॉलिटी के नोट्स में मिल जाएंगे।
क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।